आपने एसएससी जेई क्वालिफाई किया, जल शक्ति के बजाय आपने पीजीसीआर में कंटिन्यू किया, फिर आपने डीडीए जेई निकाला। ठीक है, आपने अभी एक चीज बताई कि मैंने अच्छे से तैयारी की, जिससे मेरा 8 से 9 महीने में पीजीसीआर में हो गया। उसके बाद आपका एसएससी जेई में जल शक्ति में निकल गया, फिर जी डीडीए जेई में निकल गया। तो जी आपके कुछ दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है। जी सर। तो तैयारी करना और अच्छे से तैयारी करने में क्या मेन डिफरेंस होता है? और थोड़ा जो है, जो 2 साल में। पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं, बट जी रिवीजन में प्रॉब्लम आती है। रिवीजन सब नहीं कर पाते हैं। रिवीजन को हैंडल कैसे करना चाहिए? मतलब कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दो पढ़ रहे हैं, तीन पढ़ रहे हैं, फिर पहला भूल जा रहे हैं, फिर चौथे पर लग जा रहे हैं, यानी कि वो रिवीजन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो क्या फार्मूला कुछ ऐसा है कि आपने उसको यूज किया या वो उस टेक्निक को यूज की कि रिवीजन पे आप कैसे फोकस करते रहे लगातार? कौन कौन सी बुक्स आपने, एमसीक्यू बुक्स आजकल बहुत मार्केट में है, तो आपने जब तैयारी की थी तो उसमें कौन कौन सी बुक्स आपने यूज की थी? तो आप किसी एक डिपार्टमेंट को छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इसमें डीडीए जे के एग्जाम्स लगे हुए हैं और ऑलरेडी डीडीए के काफी इंटरव्यू हो चुके हैं। उस सीरीज में आज हमारे साथ मौजूद है उत्कर्ष श्रीवास्तव जी, जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी डीडीए जे में हो चुका है और ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी उत्कर्ष जी आपको बताएंगे कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे उन्होंने एग्जाम क्रैक किया, क्या क्या किया उस समय, जो अभी आपको करना चाहिए, क्योंकि लगभग लगभग दिसंबर या जनवरी में पेपर हो सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। पहली बात तो सर, मैं लाख लाख शुक्र है आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सर। सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, उसके बाद हम तैयारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। सर, मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव है। मैं यूपी के अमेठी जिले से रहने वाला हूँ। सर, मैंने डिप्लोमा 2022 में पास आउट किया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से। उसके बाद सर मैंने पास आउट करने के बाद कुछ सीनियर से या फिर घर वालों के कहने से मैंने एक्सीलेंट कोचिंग ज्वाइन किया, क्योंकि मतलब पहले से ही मेरा था कि अगर कहीं पे भटकना नहीं है, अगर जाना है तो कोई एक ही अच्छी जगह पे जाना है, जहाँ पे कि बाद में फिर ऐसा ना हो कि जाने के बाद रिग्रेट फील हो रहा है कि यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो गया या पैसा वेस्ट हो गया। तो मैंने एक्सीलेंट कोचिंग पे बिना कुछ भी गए सीधा एक ही बार गया मैं, उसके बाद एक्सीलेंट में ही सीधा मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद एक्सीलेंट में मैंने फीस वगैरह दिया। उसके बाद फिर मेरा वहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। लगभग कोचिंग ज्वाइन करने के लगभग 8 या 9 महीने तक मैंने पूरे अच्छे से तैयारी किया। उसके बाद मेरा पहला सिलेक्शन सर पीजीसीआईएल में एज अ जेई की पोस्ट पे 8 या 9 महीने के अंदर में ही मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद सर मैंने पीजीसीआईएल में काम किया लगभग 1 या 1.5 साल। उसके बाद सर मेरा सिलेक्शन उसी जॉब के दौरान ही एसएससी जेई में हुआ सर, सेकंड सिलेक्शन। उसके बाद एसएससी जेई में चूंकि मेरा सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में हुआ था, तो चूंकि उसकी पोस्टिंग थोड़ा दूर थी, असम वगैरह में साइड में दे दिया था, नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो उसको मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि उसी के जस्ट कुछ टाइम बाद मैंने डीडीए का भी एग्जाम दिया था, तो उसकी तो वैकेंसी क्लियर नहीं हुई थी। एसएससी का तो पहले क्लियर हो गया, तो मुझे कुछ डीडीए में चांस लग रहे थे कि हो सकता है उसमें भी हो जाए, तो मैंने फिर पावर ग्रिड में ही ज्वाइन किए रखा। तो उसके बाद फिर जब डीडीए का रिजल्ट आया तो फाइनली डीडीए में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने फिर पीजीसीएल को स्किप करके डीडीए को ज्वाइन किया सर। तो क्या जब आप किसी एक डिपार्टमेंट को छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस सर, जैसे पीजीसीआईएल में मैं काम किया तो उसके प्रोसेस में क्या था कि 2 साल का उसमें भी प्रोबेशन पीरियड में था। तो जब यहाँ पे छोड़ के मैंने उसको छोड़ के डीडीए में ज्वाइन किया, तो प्रोसेस यही था कि वहाँ पे एनओसी पहले इंटीमेट करना पड़ता है कि आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे थे इसके पहले। तो मैंने इंटीमेट किया कि मैं पीजीसीएल में जॉब कर रहा था, तो यहाँ पे उन्होंने एनओसी वगैरह मांगा कि मतलब दूसरे डिपार्टमेंट को कोई आपसे ऑब्जेक्शन तो नहीं है अगर आप छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पे। तो एनओसी वगैरह दिया है। उसके बाद कुछ बॉन्ड वगैरह थे, उसको भरा मैंने। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों कहीं भी आप जाएँ, अगर आपके ऊपर आप मतलब सेफ है, 1-2 साल अच्छे से काम किए हैं डिपार्टमेंट में जहाँ आप पहले ज्वाइन किए थे,
तो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इंटीमेट कर दें एक बार कि उनको नॉलेज में रहे कि हाँ आपने ज्वाइन किया था। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो डीडीए में ज्वाइन करना चाह रहे हैं। इसमें प्रोविजन पीरियड 2 साल का है और 1 साल जी वर्किंग एक्सपीरियंस, 3 साल का प्रोविजन पीरियड है। उसके बीच जी में छोड़कर जाते हैं तो शायद 2 लाख रुपए का आपको जी सर। कंपनसेशन देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। जी तो पीजीसीआर में और कितना सर कंपनसेशन आपने वो दिया? कंपनसेशन तो वहाँ भी सेम वही था, पीजीसीएल में भी वहाँ पे 3 साल का बॉन्ड था। लेकिन अगर ये है कि अगर आप पहले से उनको इंटीमेट कर देते हैं कि मैं डीडीए में फॉर्म भरा है मैंने, मैं आगे जा सकता हूँ अगर मेरा हो जाएगा तो बॉन्ड ट्रांसफर भी हो जाता है। लेकिन जैसे पीजीसीएल का है वो पीएसयू टाइप में काम करती है और डीडीए का है हम्म, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। तो अगर हम्म। पीएसयू में आप जा रहे हैं तो आपका बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप ऐसे ही मान लीजिए पीएसयू से सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो उसमें आपको फिर पूरा ही बॉन्ड भर के आना पड़ता है, अगर आप 3 साल के पहले छोड़ के आ रहे हैं तो। ठीक है, आपने अभी एक चीज बताई कि मैंने अच्छे से तैयारी की, जिससे मेरा 8 से 9 महीने में पीजीसीएल में हो गया। उसके जी, बाद आपका एसएससी जेई में जल शक्ति में निकल गया, फिर जी, डीडीए जेम निकल गया। तो जी, आपके कुछ दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है। जी सर। तो तैयारी करना और अच्छे से तैयारी करने में क्या मेन डिफरेंस होता है? सर जैसे जहाँ तक मुझे आइडिया है तो जब मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया 2000 जब मैंने डिप्लोमा मैंने स्टार्ट किया करना था 2019 में, 12th के बाद मैंने किया डिप्लोमा। तो चूँकि 19 में जब मैंने ज्वाइन किया डिप्लोमा करना तो 1 या 2 साल में ही क्या हो गया कि कोविड का प्रकोप आ गया। तो कोविड की वजह से पूरी पढ़ाई समझ लीजिए, कॉलेज की तो कोई भी पढ़ाई नहीं हो पाई मेरी। तो उसके बाद फिर कॉलेज मैंने मैक्सिमम 1 साल ही देखा है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर ही। उसके बाद फिर कॉलेज भी बंद हो गए कोविड के टाइम पे, फिर मैं घर पे ही रहने रहने लगा। तो घर पे ही मेरी मैक्सिमम मैंने फिर घर पे कॉलेज का कोई सोर्स था नहीं। यहाँ तक कि एग्ज़ाम देने भी कॉलेज में नहीं जाना पड़ता था, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाता था 2 सेमेस्टर का। तो मैक्सिमम जो भी मेरी पढ़ाई है घर पे ही हुई है। तो घर पे मैंने फिर चूँकि मुझे पता चला कि अब कॉलेज तो हो नहीं रहा, तो जो भी करना मुझे खुद ही करना है। तो उसके लिए फिर मुझे जब लगा कि तो मैंने सोचा कि कुछ टेलीग्राम चैनल्स थे 1 आध 2 और कुछ यूट्यूब के टीचर्स थे, उनकी हेल्प ली मैंने और मैंने खुद स्टडी करना स्टार्ट किया। क्योंकि मुझे कुछ सीनियर जो फर्स्ट ईयर में ही मिल गए थे, उन्होंने बताया था कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप डिप्लोमा जब चल रहा है तभी आप स्टार्ट कर लीजिए अपनी तैयारी। इससे क्या होगा कि जो आप कोचिंग के बाद टाइम वेस्ट करेंगे, करने में आप अपना टाइम खर्च करेंगे, वो चीज़ अगर आप 3 साल में ही अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा कि आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और जो चीज़ छूट रही है, वो चीज़ आप 3 साल के बाद अगर आप डिप्लोमा की कंप्लीट होने के बाद आप कोचिंग में अगर आप तैयारी कर ले रहे हैं, तो आपका क्या होगा रिवीजन हो जाएगा आपका, नहीं तो आपको स्टार्टिंग से फिर से पढ़ना पड़ेगा वो चीज़ें। तो वो चीज़ मैंने फिर कोचिंग के दौरान डिप्लोमा जब मेरा चल रहा था, तभी मैंने सेकंड ईयर के जो भी आप समझ हमारे सब्जेक्ट थे उसको मैंने कंप्लीट किया। थर्ड ईयर के सब्जेक्ट थे उसको मैंने घर पे ही जो मुझे समझ में नहीं आया उसका मैंने यूट्यूब से देख लिया है, किसी सुपर सीनियर्स के या फिर जो भी हमारे सर थे यूट्यूब पे टेलीग्राम पे, उनकी मैंने हेल्प ली। उन्होंने उनसे मैंने डिसीजन लिया कि सर क्या करना है, कैसे पढ़ना है। उन्होंने मुझे बताया है कि कैसे-कैसे आपको प्रोसीड करना है और यूट्यूब की कुछ हेल्प लेके मैंने मैक्सिमम सब्जेक्ट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ही डिप्लोमा के जो भी जेईई लेवल के थे, उसको मैंने खत्म करने की कोशिश की। और हाँ, अच्छे से कवर भी हो गए, जो भी सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाए उसको मैंने फिर थर्ड ईयर के बाद कोचिंग जॉइन करके उसको मैंने कवर किया। कोचिंग जॉइन करने का मेन रीज़न मेरा यही था कि कुछ सब्जेक्ट्स जो मेरे वीक थे, जैसे जो कि क्योंकि ऑनलाइन में तो उतना अच्छा आप कितना भी पढ़ लें उतना अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है। जबकि मैंने 100% अपना प्रयास किया था कि कोचिंग में अगर जहाँ तक हो पाया ऑनलाइन में कवर कर लूँ, लेकिन जो भी चीज़ नहीं कवर हो पाई उसको मैंने फिर कोचिंग जॉइन किया, वहाँ पे मैंने कवर किया और उसी का रिजल्ट हुआ कि हाँ, अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। और कुछ लड़के जो नहीं हो पाए उसकी भी यहाँ पे मैंने अच्छा आपने बताया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कहाँ से आपने डिप्लोमा पास किया, ये आपने नहीं बताया। सर मैंने बताया था मैं यूपी के अमेठी जिले से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने हम्म। राजकीय लखनऊ से डिप्लोमा पास किया था। तो कोचिंग करते समय जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं और उस समय एग्जाम, काफी सारे एग्जाम्स आते रहते हैं, जी तो सर। अगर उनका बेसिक भी नहीं क्लियर होता तब भी फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम देने लगते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर भागने लगते हैं, शॉर्ट नोट्स, मैराथन क्लासेस, इन सबके चक्कर में भागने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या सलाह देंगे आप?
ऐसे बच्चों को सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है, सबसे पहले तो आप अपने आप को जानने की कोशिश करिए कि मेरा लेवल कहाँ तक है। अगर आप अगर डिप्लोमा पास करके जस्ट आ रहे हैं और आपको पता है कि डिप्लोमा के 3 साल तक मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं की है, बस मैंने एग्ज़ाम पास किया है, जो कि परसेंटेज लाने के चक्कर में, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको पहले अपना बेस बनाना है जेईई लेवल तक का, कि आपको अगर जेईई में कंप्लीट करना है, तो आपको देखना है कि आपको जो आपकी पढ़ाई की स्टडी चल रही है, उसमें आपका लेवल वहाँ तक है कि नहीं? आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप जो फ़ॉर्मूले हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, उसको आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर आप 1 आध 2 टेस्ट आप दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे 200 में से एसएससी में अगर 80 नंबर, 90 नंबर आ रहे हैं, तो आपको फिर आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ना कि आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। आप पहले जितना हो सके आपका 1 साल, 2 साल आप अच्छे से तैयारी करिए। फिर आपका एग्ज़ाम चाहे आप एक ही बार दीजिए, लेकिन अच्छे से दीजिए, ताकि वो फिर एक बार निकल जाए तो आपको लगे कि हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया। ये ना हो कि आपने एक बार दिया, अच्छे से तैयारी नहीं की, दोबारा फिर दे रहे हैं, फिर डिमोटिवेशन हो रहा है कि मेरा हो नहीं रहा है। इससे बढ़िया है कि आप अच्छे से तैयारी करिए, आपको 1 साल, 2 साल लग जाए, लेकिन आप एक ही बार एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन अच्छे से दीजिए, ताकि फिर रिग्रेट फ़ील ना हो कि मैं 10 बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरा निकल नहीं रहा है। तो इससे बढ़िया है आप कहीं भी स्टैंडर्ड बुक्स फ़ॉलो करिए, कोचिंग के नोट्स फ़ॉलो करिए। अच्छे से फ़ॉलो करके आप एक ही बार एग्ज़ाम दीजिए, तो आपका रिज़ल्ट अगर अच्छा आ रहा है, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि मैंने एक ही बार एग्ज़ाम दिया और अच्छे से मैंने तैयारी करके एग्ज़ाम दिया और मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। पीजीसीएल में जॉब करते हुए आपने डीडी जेईई की तैयारी की है। जी सर, जी सर। कितना टाइम मिल जाता है जॉब के दौरान पढ़ने के लिए? सर, जैसे मैंने बताया आपको ना कि अगर आपकी तैयारी पहले से स्ट्रॉन्ग है, तो आपको अगर जहाँ आपको 6 घंटे पढ़ना है, आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो भी आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी। तो मेरा तो बेस पहले से ही मज़बूत था मैक्सिमम, तो मैं बस रिवीज़न ही करना था, तो साइड कभी मैं साइड पे होता था, क्योंकि पीजीसीआई की जॉब थोड़ा हेक्टिक थी, क्योंकि वो पीएसयू है तो काम ज़्यादा लेती थी। तो कहीं हम्म। भी मान लीजिए मेरा साइड पे चल रहा है, ऑफ़िस चल रहा है, तो वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, तो नोट्स तो हैंड रिटन नहीं ले जा पा रहा था, तो उसको मैं फ़ोटो वगैरह खींच के पीडीएफ वगैरह से ये टारगेट रखता था कि आज अगर सॉइल मैकेनिक्स है, तो उसको आज या कल 2 दिन, 3 दिन के अंदर-अंदर रिवाइज़ करना है। अगर जब एग्ज़ाम की डेट आ गई, तो थोड़ा फिर ये हो गया कि हाँ, इसको जल्दी-जल्दी रिवाइज़ करना है, तो थोड़ा टारगेट फिक्स करके साइड पे जहाँ ऑफ़िस में रहा, कहीं भी करके मैं उसको रिवाइज़ कर लेता था और चीज़ें जल्दी-जल्दी याद हो जाती थी, तो हेल्प करती थी काफ़ी एग्ज़ाम में। तो उसकी भी आपको याद रहे। यानी इसके पीछे काफ़ी महीनों से मेहनत रही है आपकी। हाँ जी सर, वो जो मेरा कोविड का दौर था 2 साल का, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुआ, क्योंकि उसका फिर घर में रह के कोई काम भी नहीं था, बस केवल पढ़ना और घर के कुछ छोटे-मोटे काम करना। तो वो जो है वो जो 2 साल का टाइम था, वो काफ़ी अच्छा साबित हुआ और उस टाइम पे सारे ऑनलाइन ही सभी सबका साधन था, कोई ऑफ़लाइन कोचिंग थी नहीं और सारे जो टीचर्स थे, वो भी ऑनलाइन ही आ गए थे। तो मैक्सिमम काफ़ी टीचर का सपोर्ट मिला, उसके बाद फिर काफ़ी यूट्यूब चैनल्स के भी सपोर्ट मिला और काफ़ी बुक सर ने काफ़ी चीज़ें बताया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके बिहाफ़ पे बुक्स वगैरह भी फ़ॉलो किया और थोड़ा जो है, जो 2 साल में पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं, बट रिवीजन में प्रॉब्लम आती है, रिवीजन सब नहीं कर पाते हैं। रिवीजन को हैंडल कैसे करना चाहिए? मतलब कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, फिर पहला भूल जा रहे हैं, फिर चौथे पे लग जा रहे हैं। यानी कि वो रिवीजन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो क्या फ़ॉर्मूला कुछ ऐसा है कि आपने उसका यूज़ किया या वो उस टेक्निक को यूज़ की कि रिवीजन पे आप कैसे फोकस करते रहें लगातार? रिवीजन का सर ये था कि मैं जो नोट्स बनाता था, जो कि पूरे नोट्स थे, जो कि क्या कहते हैं कि जो एक एक तो हो गया कि पूरा मैं पूरा नोट्स है जिसमें कि पूरा ऑल टू ऑल लिखा हुआ है और एक होता है शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो रिवीजन के टाइम पे आप ट्राई करिए कि जो आपके खुद लिखे हुए नोट्स हैं, ना कि दूसरे के शॉर्ट नोट्स। जो आपने खुद अपने हाथों से लिखा है नोट्स, उसका आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। इससे क्या हेल्प होगा कि आपको, चूँकि आपने वो नोट्स बनाया है और आप उसी नोट्स के बिहाफ़ पे शॉर्ट नोट बना रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपको पहले से ही याद हो जाएँगी। उसमें आपको जी। फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है बार-बार कि कुछ लोगों को देखते हैं वो कोचिंग का शॉर्ट नोट्स पकड़ ले रहे हैं, जब टेलीग्राम पे कोई शॉर्ट नोट्स आ रहा है उसको पकड़ ले रहे हैं। आपको वो चीज़ नहीं करना है, आपको जो आपने खुद नोट्स बनाए हैं अपने कोचिंग की, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग से, सेल्फ स्टडी से, आपने वो शॉर्ट नोट्स जो आपने खुद बनाए अपने हाथों से, आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसके बिहाफ़ पे आप तैयारी करिए। और शॉर्ट नोट्स में आप ये चीज़ें इंक्लूड करिए, जैसे आप कहीं भी टेस्ट देने जा रहे हैं, मान लीजिए टेक्स्ट बुक का टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी ऐप का टेस्ट दे रहे हैं,
तो उस टेस्ट में जो भी आपके क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप उसको भी अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करिए। और शॉर्ट नोट्स में आप एक चीज़ और ऐड करिए, जैसे जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे आज का जो कॉम्पिटिशन चल रहा है उसमें सारे लोग जानते हैं कि कोचिंग में तो सारे सभी अच्छे से पढ़ा रहे हैं और लड़के भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो भी फँसाने वाले क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड बुक से ही मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। तो आप ये ट्राई करिए कि अगर आपके पास टाइम मिले इस सब चीज़ के अलावा भी, नोट्स के अलावा, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को भी फॉलो करिए। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स ही एक ऐसी चीज़ है जो कि उससे बाहर कहीं भी किसी को कुछ नहीं आना है। तो अगर स्टैंडर्ड बुक्स आप पूरा ना फॉलो करिए, स्टैंडर्ड बुक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो भी नोट्स में नहीं है आपके, आप उस चीज़ को स्टैंडर्ड बुक से उठाइए और देखिए कि क्या उस चीज़ का एग्ज़ाम में कुछ इम्पोर्टेंस है। अगर इम्पोर्टेंस है तो उसको भी आप शॉर्ट नोट्स में नोट कर लीजिए। और शॉर्ट नोट्स आप बहुत मोटा ना बनाइए। अगर एक सब्जेक्ट का है, जैसे बीएमसी का है, तो बीएमसी के शॉर्ट नोट्स आप 3 पेज 4 पेज में बना लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि हाँ, मुझे क्या-क्या पढ़ना है। तो आप शॉर्ट नोट आप ऐसा बनाइए कि दूसरों को समझ में ना आए, लेकिन आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या-क्या पढ़ना है उसमें से। तो इस चीज़ से आप कोड लैंग्वेज का ज्यादा यूज करिए। रिकॉर्ड लैंग्वेज का, कि बहुत बड़ा ना रहे, छोटे में ही रहे, आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। कुछ क्योंकि कभी-कभी हो जाता है कि शॉर्ट नोट बना लिए, खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ लिखा है, तो फिर से नोट्स खोल रहे हैं कि क्या-क्या बनाना है। तो आप ऐसा ना करिए, शॉर्ट नोट्स को हर हफ्ते कम से कम 2 बार 3 बार रिवाइज़ कर लीजिए आप। तो उससे क्या होगा कि आपको पूरा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एग्ज़ाम टाइम पे भी आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी। कौन कौन सी बुक्स आपने, एमसीक्यू बुक्स आजकल बहुत मार्केट में है, तो आपने जब तैयारी की थी तो उसमें कौन कौन सी बुक्स आपने यूज की थी? बुक्स सर, जो सबसे पहले चूँकि कोचिंग गया था, तो सबसे पहले तो ये एक एसएससी जेईई की पीवाईक्यू थी। मैंने उसको 1-2 महीने यूज़ किया, बट मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगी नहीं, क्योंकि उसके क्वेश्चन्स वगैरह उतने ठीक थे नहीं। तो मैंने फिर ईएसई के जो प्री के एग्ज़ाम होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, मैंने हम्म। उसके बुक को फ़ॉलो किया, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा जेईई से एक स्टेप थोड़ा ऊपर रहता है। तो मुझे लगा कि अगर एक स्टेप ऊपर है तो हो सकता है, अगर कॉम्पिटिशन जैसे बढ़ रहा है आगे, तो हो सकता है उससे कुछ इफेक्टिव मुझे मिले। तो उसका सॉल्यूशन भी थोड़ा ठीक-ठाक होता था और उसके एक स्टेप ज़्यादा उसकी तैयारी होती थी। तो उससे क्या है कि अगर एक स्टेप नीचे की आप तैयारी कर रहे हैं, उससे जो है ईएसई की पीवाईक्यू मैंने हेल्प किया लिया था उससे, वो काफ़ी अच्छी साबित हुई थी। और एक्सीलेंट की बुक मैंने भी लिया था, जो एक नई बुक आई है बलूम 1 बलूम 2 करके, मैंने उसको भी 1-2 महीने फॉलो किया था। तो ये 1-2 बुक्स थी, ज़्यादा मैंने कंटेंट तैयार नहीं किया, तो 1-2 बुक्स ही मैंने हेल्प लिया था। तो ज्यादा कंटेंट तैयार करने वाले का ही तो सिलेक्शन नहीं होता है। जी सर, जो इसीलिए लिमिटेड तो चीजों को बार बार मैंने रिवाइज कर रहा है उसी का सिलेक्शन जी, होता है। जी सर। अगर कोई लोग होते हैं हम ये भी पढ़ ले, वहां से सोर्स उठा ले, ये उठा ले, वो उठा ले, नहीं होता है। नहीं सर, मेरा तैयारी का बस एक ही सोच था, या तो एक्सीलेंट का नोट्स, जो कि बीएमसी वगैरह के नोट्स तो ऐसे थे कि आप स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो ना करिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसी नोट्स को 10 बार रिवाइज करिए। कोई भी एग्जाम, एसई हो गया, जेईई हो गया, गेट तक कोई भी एग्जाम, आप ये बीएमसी के नोट्स जो कि एक्सीलेंट के होते हैं, और सॉइल के नोट्स हो गए, आरसीसी के नोट्स हो गए, आप केवल नोट्स ही उसके हेल्प कर लीजिए, आपका तो सिलेक्शन फिक्स है। बट अगर आपको वो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, तो आप एसई की टॉपिक वाइज क्वेश्चन आती है प्रीलिम्स वाली, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा बुक्स फॉलो करना, बहुत ज़्यादा नोट्स फॉलो करना कोई फ़ायदा है नहीं। आप एक ही चीज़ को बार-बार पढ़िए, ना कि बहुत चीज़ों को एक बार पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं उसका। तो एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ेंगे तो आपका भले 10 में से 8 नंबर ही आ रहे हैं, लेकिन वो नंबर जो है आपके इफेक्टिव आएँगे और आपको सैटिस्फैक्शन भी मिलेगा, हाँ, मैंने जो पढ़ा है वो चीज़ मेरा हेल्प हो रहा है। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। आपने एसएससी जेईई क्वालिफाई किया, जल शक्ति के बजाय आपने पीजीसीएल में कंटिन्यू किया, फिर आपने डीडीए निकाला। जी तो सर। क्या क्या फर्क है जल शक्ति और पीजीसीएल? क्योंकि जल शक्ति मुझे लगता है पीजीसीएल से ज्यादा बेटर जॉब है। तो सर फिर आपने सर बताया मैंने जैसे कि पीजीसीआईएल का थोड़ा पोस्टिंग लोकेशन ठीक-ठाक था, यूपी में ही था, लखनऊ में मेरी पोस्टिंग थी, तो घर के नज़दीक था और ठीक-ठाक था, और थोड़ा काम था, बट हो जाता था मैनेज, कोई दिक्कत नहीं थी। और जल शक्ति वाला था, मेरा लोकेशन असम दे दिया था, तो घर से पहली बात दूर भी था, और जहाँ तक मुझे श्योरिटी थी कि हो सकता है डीडीएम में हो जाए, इसलिए फिर मैंने सोचा कि स्किप कर देते हैं, तो मैंने डीबी भी नहीं कराया था उसका। मैंने कहा था ठीक है, दूसरे की हेल्प हो जाएगी, और उतना दूर जाने का कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि वहाँ से फिर मुझे अगर इधर आना पड़ता, तो बात वही हो जाती कि दोबारा फिर उधर गए, फिर 1 साल बाद वहाँ आ रहे हैं, तो इसलिए। तो डीडीए जेईई में सैलरी के अलावा क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? सैलरी का सर मेडिकल फैसिलिटी है, मोबाइल वगैरह के मिल जाते हैं, रिचार्ज वगैरह के,
महीने भर का। और बस सर ये सब है। सैलरी किसमें ज्यादा है, पीजीसीएल में या जीटीए में? डीडी में बेसिकली ज़्यादा है सर, क्योंकि इसका दिल्ली है तो दिल्ली टाइप ऑफ सिटी में आता है, तो एचआर वगैरह भी इसके ठीक-ठाक हैं। और वो चूँकि पीएसयू था, पीएसयू का थोड़ा सैलरी स्ट्रक्चर डाउन था, बेसिक पे उसका कम था, और इधर का बेसिक पे भी ठीक-ठाक है। ओवरऑल और यहाँ 8वें वेतन के बाद तो और ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर, अभी तो अगर लग जाता है तो ठीक-ठाक हो जाएगा। हालाँकि अभी भी ठीक-ठाक है ये, हो सकता है उसके बाद बढ़ जाए कुछ खर्च। नहीं बढ़ेंगे, 8वां वेतन लगेगा तो पे हाँ स्केल में सर। सैलरी बढ़ेगी ही। जी, वो भी जी। सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो जल्द ही अप्लाई भी होगा। हाँ सर, यही सब रीज़न था कि मतलब छोड़ के आना पड़ा, नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, घर के नजदीक भी है। जी, आप जी। दिल्ली से आराम से कहीं से, पूरे इंडिया में से दिल्ली आराम से आ जा सकते हो। अगर आप आसाम चले जाओगे तो फिर आपको जाने आने में 2 दिन के लिए सोचना पड़ेगा कि जाऊं या ना जाऊं। जी सर, जी सर। इसके अलावा अभी भी कुछ आगे टारगेट है? अभी तो सर फिलहाल मैंने डिप्लोमा ही किया है, तो सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर बीटेक के लिए अप्लाई करूँगा। अगर बीटेक हो जाएगा तो कुछ अगर पोस्टर्स निकलती हैं, अभी तो यूपी वाला मैंने डाला था, जेईई वाला, उसका तो अभी हम्म। कोर्ट कुछ ही चल रहा है। अगर वो फाइनल हो गया तो उसमें ट्राई तो करेंगे। हो गया उसका तो, जो मेन केस चल रहा था भारतीय यादव, वो वाला तो फाइनल हो ही गया है। हाँ, वो तो हो गया, ये जो नया वाला 24 वाला अलग चल रहा है, इसका तो अभी कुछ डिसीजन नहीं आया। क्लियर हो जाएगी तैयारी। वही हो जाएगा। के मोड को फिर से स्टार्ट कर दीजिए और वो भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो वही तैयारी चल रही है, अभी बीटेक के बाद फिर सोचते हैं अगर कुछ हाई लेवल एसी वगैरह का या एआई वगैरह। आपने हमारी पुरानी कौन सी वीडियो देखी थी सबसे पहले, कुछ याद है आपको? पुरानी सर जब मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था तब की मैंने वीडियो देखी थी आपकी एक, कि उसमें आपने कोचिंग का रिव्यू दिया था और 2-3 लड़कों का आपने इंटरव्यू भी लिया था, तो मैंने वो वीडियो आपकी देखी थी। उसके बाद से जी। फिर तो काफ़ी टाइम से इंटरेक्ट नहीं हो पाया आपसे, फिर उस दिन आपने मैसेज किया तो फिर मैंने देखा। चलिए ठीक है। तो जो अभी बच्चे डीडीए जेई जिनके लिए अभी नवंबर दिसंबर, मान के चलिए जनवरी में पेपर होता है, 2 महीने का टाइम है। इन 2 महीनों में क्या चीज ना करें और क्या चीज करें जिससे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए? जी सर, मैं यही बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी राय है, तो क्या चीज़ ना करें ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्या चीज़ करें तो वो तो सभी लोग कर लेते हैं। आपको करना ये नहीं है कि आपको पहली बात तो जो-जो आपके डीडीए में सिलेबस आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बार का कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। तो पहली बात तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो-जो सिलेबस में है चीज़ें, कल उतना ही आपको पढ़ना है। उसमें डीडीए कुछ मुझे लगता है कि लेवल थोड़ा एक स्टेप हाई पूछता है। तो आपको जितना भी आपको एमसीक्यू तो आप करते रहिए, साथ-साथ में आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए। जो-जो आपके सॉइल मैकेनिक्स हो गए, हाईवे हो गए, इरिगेशन हो गए, जो-जो आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। आप उससे जो है अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए और मैक्सिमम हो सके तो स्टैंडर्ड बुक से फॉलो करके आप कॉन्सेप्ट अपना तैयार करिए, और आप जो न्यूमेरिकल आप क्वेश्चन आते हैं उसके मैक्सिमम बार रिवीजन करिए, आप उसकी मैक्सिमम बार प्रैक्टिस करिए। और आप जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, फार्मूलों का आप अलग से नोट चार्ट बना के उसको आप तैयार करिए। और जितने हो सके आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के जो भी आपके हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, उसको भी आप फॉलो करिए। और बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जो भी आपके नोट्स बन गए हैं कोचिंग के या फिर जो भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप उस नोट्स के शॉर्ट नोट बनाना तैयार कर लीजिए। नोट्स आपको पढ़ने नीड नहीं होती है, शॉर्ट नोट आप बना के उसके एक-एक पॉइंट वाइज़ आप उसको पढ़िए। जो-जो आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें उसको आप कहीं से भी रिकमेंड कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि जो नहीं समझ में आया उसको आप छोड़ दिए। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ आप अगर इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ आप कहीं न कहीं से कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आप छोड़ दिए तो वो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आ गया, तो ये लगेगा कि ये चीज़ मुझे पढ़ लेना था। तो अगर इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक जगह नहीं समझ में आया, दूसरी जगह ट्राई करिए, तीसरी जगह ट्राई करिए। उसको ट्राई करके आप सोचिए कि कवर अप कर लें उसको इसी 1-2 महीने के अंदर-अंदर, और शॉर्ट नोट बना के आप रिवीजन करिए मैक्स जितना भी हो सके, और टेस्ट वगैरह लगाइए आप। टेस्ट वगैरह में कम नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका लेवल एक स्टेप हाई ही रहता है अगर आप कहीं भी आप लगा रहे हैं तो। तो अगर आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, आप तैयारी पे ज़ोर करिए अपना मैक्सिमम, और आप बस ये प्रैक्टिस करते रहिए, बस। और कोचिंग के चलिए, लोग बहुत बहुत अच्छी चीजें आपने बताई है।
आपने बहुत कुछ बता दिया, फिर आपने ये कहा कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब कुछ आपने बता दिया कि ये चीज कर लो, वो चीज कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर, सब कुछ आपने बता दिया है। तो जितने भी बच्चे डीडीए में सेलेक्ट होना चाहते हैं, और उत्कर्ष जी ने जैसा बताया वो बातें आप जरूर फॉलो करिएगा। टेस्ट लगाइए, नंबर कम आ रहा है, कोई बात नहीं, लगाते रहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते रहिए, नोट्स फुल नोट्स से शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहिए, रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और पढ़ाई के दौरान आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी वो भी सर ने बता दिया है। तो काफी सारी चीजें सिलेक्शन के लिए हम मुझे जहां तक लगता है ये सारी चीजें आपने बता दी है। और कुछ बचता है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि और चीजें आप क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि सर हमारे टच में है तो हम और भी एक आध दो वीडियो सर के साथ कर सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी, आपका टाइम देने के लिए। और आपको जो भी वीडियो में बातें अच्छी लगी हो उत्कर्ष जी को, वो आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ चीज पूछना तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सर से पूछ लेंगे, जो भी गेस्ट हमारे पास अवेलेबल होंगे उनसे पूछ लेंगे। आज के बस इतना ही। थैंक यू उत्कर्ष जी, थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। थैंक यू सर।